नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिलिएशन। देखते क्या है। एक सेकेंड, लेज़र लाइट निकाल लूँ मैं। ठीक है, कॉन्सिलिएशन। अब अकॉर्डिंग टू वार्टन्स लॉ लेक्सिकन, कॉन्सिलिएशन इज द सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। According to Halsbury's Law of England, conciliation is the process of persuading parties to reach an agreement and is plainly not arbitration, nor is the chairman of a conciliation board an arbitrator. ठीक है, कंसिलिएशन एक तरीके की किसी आदमी को बहलाना, फुसलाना, परसुएट करना एक आदमी को कि आप एक एग्रीमेंट में पहुंच जाओ, आप दोनों थोड़ा सुलह कर लो। ठीक है, लेकिन ये आर्बिट्रेशन बिल्कुल नहीं होता। ना ही जो कॉन्सिलिएशन का जो चेयरमैन होता है वो एक आर्बिट्रेटर होता है। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि आर्बिट्रेशन नहीं होता, कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन दोनों अलग अलग है। अब सेक्शन 61 बोलता क्या है। अब सेक्शन 61 बताता है एप्लीकेशन एंड स्कोप। ठीक है, दिस सेक्शन clearly states that conciliation proceeding can only be carried out in disputes arising out of a legal relationship that could be contractual in nature. ठीक है, conciliation हमेशा वहीं पर हो सकता है जहाँ पर जो सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो दो पार्टियों के बीच में, एक लीगल रिलेशनशिप हो दो पार्टियों के बीच में, जैसे टीनेंट लैंडलॉर्ड हो गया या किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप, वहीं पर कॉन्सिलिएशन हो सकता है। ठीक है, फॉर अ डिस्प्यूट टू अराइज आउट ऑफ अ लीगल, द राइट टू सू शुड एग्जिस्ट। ठीक है, राइट टू सू एग्जिस्ट करना चाहिए वहाँ पर। मोर एवर कंसिलिएशन वहाँ पर नहीं हो सकता जहाँ पर कॉन्सिलिएशन ही प्रोहिबिटेड हो, मतलब वहाँ पर कॉन्सिलिएशन हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जब हो ही नहीं सकता, लॉ ही प्रोहिबिट कर रहा है, तो आप क्यों करवाओगे भैया। अब रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉन्सिलिएटर, सेक्शन 63 बात करता है कि नंबर कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 64 बात करता है कि प्रोवाइड्स दैट फॉर द असिस्टेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉन्सिलिएटर्स, अपॉइंटमेंट के असिस्टेंस के लिए पार्टीज कैन अप्रोच अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर हायरिंग अ कॉन्सिलिएटर। सेक्शन 66 बात करता है कि कॉन्सिलिएटर इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब रोल क्या होता है कॉन्सिलिएटर का, अब ये बताता है रोल क्या होता है। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द हैज टू कैरी, मतलब फेयर तरीके से, जस्ट होना चाहिए, वही जो ईमानदार होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये रोल होता है। फॉर बेटर कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, पार्टीज में ऑल्सो सीक द एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस। पार्टीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को भी डिमांड कर सकती हैं। ठीक है, प्रोसीजर। अब भैया प्रोसीजर क्या है, कॉन्सिलिएशन होगा कैसे, तो ये प्रोसीजर है। सेक्शन 62 बात करता है, सबसे पहले तो सेक्शन 62 बताता है द पार्टी विशिंग टू कॉन्सिलिएट शैल सेंड अ रिटन नोटिस एन्यूमरेटिंग द ऑब्जेक्टिव कॉन्सिलिएशन टू द अदर पार्टी। सीधी भाषा में बोलूँ, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी कि भैया मुझको एग्रीमेंट करना है आपके साथ। ठीक है, द अदर पार्टी या तो एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर लेगी। ठीक है, इफ़ रिजेक्टेड नो कॉन्सिलिएशन, और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करती दूसरी पार्टी, तो उसको रिजेक्टेड ही माना जाएगा। सेक्शन 65 बात करता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू द कॉन्सिलिएटर। मतलब क्या, अपॉन द इलेक्शन ऑफ अ कॉन्सिलिएटर, अब एक कॉन्सिलिएटर इलेक्ट हुआ, एक कॉन्सिलिएटर आया आपके पास, अब वो सबसे पहले तो सब रिटर्न स्टेटमेंट लेगा आपसे कि क्या है भैया, क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ। और ये जो स्टेटमेंट होंगी वो दोनों पार्टी की तरफ जाएगी कि आप क्या बोल रहे हो, या दूसरी पार्टी को चली जाएगी, दूसरी पार्टी क्या बोल रही है, पहली पार्टी को चली जाएगी। ठीक है, अब फर्दर द कॉन्सिलिएटर में ऑल्सो फर्निश अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टीज पोजिशन, फैक्ट, ग्राउंड एंड एनी और एविडेंस कॉर्पोरेटिंग देयर प्ली। अब वो कॉन्सिलिएटर खुद भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, जो भी उसको चाहे, जो भी वो चाहे, और वो जो स्टेटमेंट होगी वो भी दोनों पार्टियों की तरफ जाएगी।
एट एनी स्टेज ऑफ द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग द कॉन्सिलिएटर में आस्क फॉर एनी एडिशनल स्टेटमेंट। ठीक है। सेक्शन 16 में बात करता है कम्युनिकेशन कि द कॉन्सिलिएटर में कम्युनिकेट विद द पार्टीज ओरली रिटन मैनर में, और जहाँ वो चाहे वहाँ, या फिर म्यूचुअली जो दोनों पार्टी एग्री हो जाए जिस जगह पर, वहाँ पर वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है। सेक्शन 70 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर व्हेन द कॉन्सिलिएटर रिसीव्स एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टी ही शैल डिस्क्लोज इट टू द अदर पार्टी एंड डिमांड एनी एक्सप्लेनेशन। उसको कुछ भी पता चलता है, सबसे पहले तो वो उनको बताएगा कि मुझे ये पता चला है, सही है या नहीं है। अब वो पार्टी उसको बताएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर पार्टी ऐसा बोले कि अब किसी को बताना मत यार भाई साहब प्लीज़, तो ये उसकी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि अब वो किसी को नहीं बताएगा। ठीक है। सेटलमेंट। सेक्शन 73 बात करता है सेटलमेंट। अब जब भी जो कॉन्सिलिएटर को लगे कि हाँ यार अब सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, तो अब वो फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लेगा पूरा, और उसके बाद अगर दोनों पार्टियों ने उस पर साइन कर दिया तो वो बाइंडिंग हो जाएगा भैया। और उस बाइंडिंग एग्रीमेंट का, सेटलमेंट एग्रीमेंट जो भी बाइंड हुआ है कॉन्सिलिएशन का, उसका इतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा जितना आर्बिट्रल अवार्ड का इम्पोर्टेंस होता है सेक्शन 30 के अंडर। समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनेशन की। कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट कैसे हो सकती है। सेक्शन 76 में बात कर रहे हैं 4 तरीक़ों से कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट की जा सकती है। सबसे पहले तो बाय साइनिंग अ सेटलमेंट एग्रीमेंट की, जब सेटलमेंट ही हो गया तो कॉन्सिलिएशन की क्या ज़रूरत। तो जिस दिन वो जिस दिन सेटलमेंट हुआ है उस दिन से उस दिन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। रिटन डिक्लेरेशन बाय द कॉन्सिलिएटर की, अब जब कॉन्सिलिएटर खुद बोल रहा है कि नहीं भैया मैं नहीं करवा पाऊँगा, अब इनके बीच में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। जब दोनों पार्टी बोल रही हैं कि भैया टर्मिनेट कर दो ये कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, तो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर एक पार्टी बोल रही है दूसरी पार्टी को कि यार टर्मिनेट कर दो, और कॉन्सिलिएटर बोलता है कि कर देनी चाहिए, तब टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसीडिंग। ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जहाँ से कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट की जा सकती है। और ये था पूरा कॉन्सिलिएशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।